दोस्तों नमस्कार। इजराइल ने ईरान पर आक्रमण कर दिया है और करीब 8-10 जगह पर जो उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहां पर आक्रमण हुआ है। अब ये बात तो तय है कि ईरान कोई ना कोई तो जवाबी कार्रवाई करेगा और अगर ये जो झगड़ा है ये बढ़ता है, लड़ाई बढ़ती है, तो निश्चित रूप से अमेरिका साथ देगा इजराइल का। ऐसी स्थिति में अमेरिका की तरफ से ये थ्रेट आ सकता है कि जो भी लोग ईरान के साथ दोस्ती रखते हैं या व्यापार करते हैं, हम उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाएंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर पूरी दुनिया में एक अजीब सा माहौल बनेगा, क्योंकि ईरान काफी इंपॉर्टेंट जगह रखता है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो या एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो। ऐसी स्थिति के अंदर पूरी दुनिया में एक तरह से अफरा तफरी हो सकती है और अगर ये लड़ाई बढ़ती है और अगर ईरान को दबाने का प्रयास किया जाता है, तो इस बात को आप मान लीजिए कि जितने भी दुनिया की बड़ी रिफाइनरीज हैं, जहां पे करीब 70-80% दुनिया का तेल निकलता है, वो सब ईरान के रेंज में आती है। और अगर उनके ऊपर ईरान ने आक्रमण शुरू कर दिया, तो पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा। इसको हमें समझना होगा। उम्मीद ये है कि अगर ये एस्केलेशन ना हो तो शायद सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाए, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है और जिस तरह से अमेरिका आंख बंद करके बैठा रहा, और चाहे वो यूक्रेन का हमला रशिया पे था या इजराइल का ईरान पे था, दोनों जगह अमेरिका ने एक ही स्टैंड लिया, जी हमें तो पता नहीं, हमसे तो पूछा नहीं गया, ये लोग अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। दोस्तों, स्थिति ये है कि जो देशों के पास पैसा नहीं है, इजराइल के पास पैसा नहीं है, काफी समय से वो हमास के साथ लड़ाई कर रहा है। दूसरी तरफ यूरोप पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बगैर आर्थिक और सैन्य सहायता के क्या ये देश लड़ाई लड़ सकते हैं? ये कॉमन सेंस है। और अगर नहीं लड़ सकते तो कौन इनको समर्थन दे रहा है या सपोर्ट कर रहा है? ऑब्वियसली यूरोप और अमेरिका, और यूरोप से ज्यादा इस समय अमेरिका का एक्टिव रोल है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका का ये कहना कि हमें नहीं पता, हमें नहीं बताया गया था कि वो आक्रमण कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं, एक स्मोक स्क्रीन है या एक हास्यास्पद स्टेटमेंट है। खैर, जो भी स्थिति हो, इस स्थिति में भारत की स्थिति क्या होगी, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। हम इस तरह के एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस आप तक लाते रहेंगे, चाहे आप स्टूडेंट हो, एनालिस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, आपके लिए ये सारे एनालिसिस काम के हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत जो अपनी एनर्जी है, जो हमारा क्रूड पेट्रोलियम आता है, वो मिडल ईस्ट से आता है और मिडल ईस्ट में 60% निर्भरता है भारत की क्रूड की। और अगर ईरान युद्ध होता है तो आप इस बात को मान लीजिए कि निश्चित रूप से क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था पे सीधा असर आएगा। और जब सीधा असर आएगा तो होगा क्या? जब तेल महंगा होगा, क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन है, डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस होगी, रेट बढ़ेंगे। जब रेट बढ़ेंगे तो हमें डॉलर में पे करना पड़ेगा, मतलब हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो बिगड़ सकता है। अगर ये थोड़े समय के लिए भी, मान लीजिए हफ्ते 2 हफ्ते के लिए भी ये टेंशन बना रहता है, तो आपके लिए काफी बड़ी इकोनॉमिक सिरदर्दी हो सकती है। खासकर जो ईरान और दुबई के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, वहां से करीब 20% तेल आज भी भारत को आता है। जब लड़ाई होगी तो वो रास्ता बंद होगा, मतलब भारत का 20% तेल रुक सकता है। इसकी भी हमें चिंता करनी होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा? भारत को अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने होंगे। एग्जिस्टिंग सप्लायर्स के पास वैसे ही लोड ज्यादा है, क्योंकि रशिया को बैन कर रखा है, वेनेजुएला को वर्ल्ड मार्केट से बैन कर रखा है। तो फिर अल्टीमेटली यही होगा कि अमेरिका कहेगा मेरे पास तेल है, आके ले जाओ। तो इसीलिए ये लड़ाई अमेरिका के फायदे की है। इसको हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अमेरिका चाहेगा कि ये संघर्ष लंबा चले, तेल के दाम ऊपर जाएं और वो ज्यादा तेल बेच सके। तो जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का, वो तेल के रेट बढ़ा के दुनिया से वसूली करना चाहता है। इसके पीछे ये बात भी आपको समझनी होगी। लेकिन बाकी देशों में, हमारे जैसे देशों में सब्सिडी बर्डन बढ़ेगा,
क्योंकि एलपीजी के रेट अगर बढ़ते हैं, केरोसिन के रेट बढ़ते हैं, डीजल के रेट बढ़ते हैं, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर हम वो नहीं करते हैं तो महंगाई बढ़ती है। तो चुनौती भारत के लिए है। दूसरी तरफ अगर हम स्ट्रैटेजिकली भी देखें तो भारत के लिए इजराइल और ईरान दोनों इंपॉर्टेंट है। हमारा इजराइल के साथ डिफेंस समझौता है, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स चाहे वो मिसाइल्स हों, ड्रोन्स हों, साइबर टेक्नोलॉजी, वो हम इजराइल के साथ लेते हैं। दूसरी तरफ ईरान हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान के पश्चिमी छोर पर ईरान है, भारत की दोस्तियों से भारत की ईरान की दोस्ती अच्छी है, तो एक्सेस जो अफगानिस्तान का या सेंट्रल एशिया का है, जो पहले पाकिस्तान से था, वो चाबार पोर्ट के माध्यम से ईरान से हमें वो एक्सेस मिलता। अगर वो एक्सेस बंद होता है तो भारत वर्चुअली सेंट्रल एशिया से टेक्निकली कट ऑफ हो जाता है। ये एक स्ट्रैटेजिक लॉस भारत को हो सकता है, क्योंकि हमारा बहुत कुछ एक्सपोर्ट वहां जाता है। इसके अलावा जो बाकी देश है, अमेरिका है, उसके साथ संबंध बिगड़ सकते हैं अगर हम ईरान के साथ साथ जाते हैं तो। इजराइल नाराज हो सकता है, इजराइल के साथ जाते हैं तो ईरान नाराज होगा, और साथ ही साथ जो जीसीसी कंट्रीज हैं, बाकी देश हैं, तो कहीं ना कहीं इक्वेशन में फर्क आएगा। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी तो ये है कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप हमारे दुश्मन हैं। वो बीच का रास्ता नहीं अपनाते हैं, वो एक उनकी अप्रोच रहती है। इसके अलावा भारत ने जो चाबार पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, वो भी बेकार जा सकता है। और दूसरी तरफ जो एक नया कॉरिडोर हम प्लान कर रहे थे कि बॉम्बे से दुबई, दुबई से मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया होते हुए जॉर्डन और फिर इजराइल, ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उसका काउंटर करने के लिए जो हम एक इनिशिएटिव ले रहे थे, वो भी खटाई में पड़ सकता है अगर ये लड़ाई लंबी चलती है और भारत इस लड़ाई को रोकने में अगर कामयाब नहीं होता है। इसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक और जो सबसे बड़ी चुनौती आ सकती है वो ये कि भारत की बहुत सारी जनसंख्या, भारत के निवासी मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे काफ़ी एक्टिव है। अगर वहाँ पे उथल पुथल होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होती है, रुकती है, तो करीब साल में भारत को $80 बिलियन वहाँ से रेमिटेंस होता है मिडल ईस्ट से। भारत को वापस पैसा भेजते हैं। एक तो वहाँ से हमें भारतीयों को इवैक्यूएट कराना पड़ेगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और दूसरी तरफ जो हमें फॉरेन रेमिटेंस मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। तो दोनों तरफ से चैलेंज भारत के लिए बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी बढ़ जाएंगे अगर इस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि 90 लाख लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईरान के जितने प्रॉक्सीज हैं, मान लीजिए कि आज हम एक तरफ हिजबुल्लाह की बात कर रहे थे, हम हमास की बात कर रहे थे, इसी तरह से यमन में हुतीज की बात कर रहे हैं, तो अगर कुछ कट्टरपंथी लोग अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट्स पे या ईरान के स्टैब्लिशमेंट्स में भारत पे अटैक करते हैं, तो भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ जाता है। हमें अपने सर्वेलेंसेस को बढ़ाना पड़ेगा, सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के काफ़ी सारे स्टैब्लिशमेंट्स भारत में हैं। उन सब की सिक्योरिटी को पुख्ता करना भारत सरकार की जिम्मेवारी हो जाएगी। तो एक ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, ये भी बढ़ सकता है। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी, जब लड़ाई चल रही है, दोनों तरफ से हथियार चल रहे हैं, तो हूती का आक्रमण, उस तरफ से ईरान का आक्रमण, कौन सा किस शिप पे लगेगा, और उसमें भी हमारे ट्रेडिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल शिप्स हैं जिसमें हमारे कंटेनर्स लोड होके जा रहे होंगे, तो एक ट्रेड डिसरप्शन की बहुत बड़ी संभावना हो सकती है। तो इसीलिए इसको रोकना होगा। और साथ में इजराइल के खिलाफ जो रेडिकल मुस्लिम लोग हैं, जो हमारे यहाँ क्लरिक्स हैं, वो मुस्लिम भावनाओं को भड़का भी सकते हैं, और उसका असर कहीं ना कहीं भारत में अराजकता के रूप में दिख सकता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो तुरंत आपको स्टॉक मार्केट में उसका असर दिखता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी, हम यहाँ पे भी स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे, वो सब चीज़ें खत्म हो सकती हैं। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने से स्टॉक मार्केट में नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। इसके साथ ही
अगर हम ये देखें कि फिर भारत को करना क्या है, ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या रास्ते बचते हैं, इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी। भारत को तुरंत अपने यहाँ पे बफर बनाने होंगे, जितनी जल्दी हो सके इस लड़ाई के हालात को देखते हुए अपने यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स बढ़ाने होंगे, और साथ ही साथ जितना हम डाइवर्सिफाई कर सकें, चाहे हम न्यूक्लियर प्लांट्स और लगाएं बड़े शहरों के पास ताकि वहां से एनर्जी सप्लाई हो सके। दूसरी बात, विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, कोल पावर, इन सब को अगर हमारे यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं और वो कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं, उन सबको डी बॉटलनेकिंग करना होगा। भारत सरकार को सारे कानून रिव्यू करने होंगे कि किस कारण से जो हमारे यहाँ पावर प्लांट्स हैं वो जो स्टेब्लिश्ड हैं वो चल नहीं रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ानी होगी। ईवीज के लिए एक फुल डेडिकेटेड चार्जिंग सेक्टर को लेकर हमें काम करना होगा कि जितने बड़े शहर हैं या जितने बी और सी टाउन हैं, चलो बड़े शहर में अगर आपको जगह नहीं मिलती है तो बी और सी टाउन में ईवीज को बहुत तेजी से प्रमोट करना चाहिए, ताकि वहां पे जो पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट आता है वो भी हम कम कर सकें और पावर प्लांट्स वहां सप्लाई इजीली दे सकते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे हमें ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करना होगा, क्योंकि G7 सीधी सी बात है अमेरिका के हिसाब से जाएगा। जब तक हम ब्रिक्स को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आ सकता। इसलिए भारत के लिए एक चुनौती है कि हम जो ब्रिक्स है उसको कैसे इंपॉर्टेंट करें। डायस्पोरा के प्रोटेक्शन के लिए उनको कैसे, अगर इमरजेंसी होती है तो इवैक्यूएट कैसे किया जाए, इसकी तैयारी भी तुरंत भारत सरकार को करनी होगी। और जो ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, चाबार का अल्टरनेट क्या हो, इसके ऊपर भी सोचना होगा। मिडिल ईस्ट की सप्लाई या जो सेंट्रल एशिया की सप्लाई है वो हम कैसे सुनिश्चित करें, इसके बारे में भी सोचना होगा। और रही बात डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान को मजा चखाया गया, उससे अमेरिका खुश नहीं है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अमेरिका कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बढ़ाएगा अपनी भड़ास निकालने के लिए। भारत को अपनी डिफेंस तैयारियां अभी से तेज करनी होंगी, क्योंकि हो सकता है कि वो इजराइल को ये दबाव डाले कि आप भारत को कोऑपरेट ना करें। ऐसी स्थिति में भारत क्या करेगा? इजराइल चाहते हुए भी भारत का सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे फाइनेंसेस तो अमेरिका से आ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर भारत के पास अल्टरनेट क्या है, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ईरान इजराइल का जो झगड़ा है, क्योंकि वो भारत के दोनों ही दोस्त हैं, इसलिए हमारे लिए चुनौतियां ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। क्योंकि हमारे संबंध कई लेवल पे हैं, तो ये मल्टी लेयर चैलेंज भी बन जाता है, स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली और डिफेंस एंड इकोनॉमिकली की अगर हम बात करते हैं, हर लेवल पे भारत के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसलिए इस झगड़े को जितना जल्दी हो सके निपटाया जाए, लेकिन आसार लगते नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ है ईरान बदला तो लेगा। आज ले, कल ले, डायरेक्ट ले, इनडायरेक्ट ले, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट ऑफेंस या गुरिल्ला वॉरफेयर, बहुत सारे ऑप्शंस दोनों देशों के पास हैं। क्या होगा वक्त बताएगा, लेकिन भारत को तैयारी करनी होगी। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें अपने आप को तैयार करना होगा कि भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी उसका खुल के समर्थन करें, और जो हमारे सरकारी अधिकारी जो करप्शन में लिप्त हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि कम से कम कभी तो देशभक्ति दिखाओ। अपने ही देश को लूटने में क्यों लगे हुए? आप भी सोचो कि करप्शन से आप राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हो या गद्दारी कर रहे हो। जब तक वो लोग नहीं सुधरेंगे तब तक कंट्रोल और अप्रूवल्स उनके पास हैं, देश तरक्की नहीं कर पाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।